हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शब्बो खान अपने हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज का सेशन में हिंदी के जाने माने साहित्यकार, लेखक और कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की एक पंक्ति से प्रारंभ करूंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इसी के साथ आपसे कहना चाहूँगी और आशा रखती हूँ कि मैं आप सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो साइड में बने बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन उसका ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिल सके। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना सत्र। आज का सेशन, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में पता लग गया होगा कि लिपि से संबंधित हमारा सेशन है आज का। लिपि क्या होती है? जो उच्चारित हमारे वर्ण होते हैं, उन वर्णों का लिखित रूप जो होता है वो लिपि कहलाता होगा। इतनी बात तो आप सभी को पता होगी और जानकारी आप रखते होंगे इन चीज़ों की। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिपि भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि जो वर्ण हमारे हैं, जो हम मुंह से उच्चारित करते हैं ध्वनियों को, उसका जो लिखित रूप होता है वही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि विकास के मुख्यतः निम्न अवस्थाएं हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। ठीक है, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। चित्रलिपि से प्रतीक लिपि का विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ और प्रतीक लिपि से भाव लिपि का विकास हुआ है और भाव लिपि से ध्वनि लिपि का विकास हुआ। ध्वनि लिपि से दो लिपियां जो हैं, अक्षरात और वर्णात्मक, इनका आविष्कार हुआ है। भारत की जितनी भी लिपियां हैं ये सभी किसमें लिखी जाती हैं? अक्षरात्मक लिपियां हैं। ठीक है, अक्षर के रूप में। ये ध्यान रखें, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत की जो लिपि है, हिंदी जो लिपि है, ऐसे प्रश्न बना है कि हिंदी जो लिपि है वो कैसी लिपि है, अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है, ध्वन्यात्मक है। इस प्रकार का प्रश्न बना हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखें कि जो हिंदी लिपि है वो अक्षरात्मक लिपि है। भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो सभी क्या हैं? अक्षरात्मक लिपि है। जो रोमन लिपि है वो वर्णात्मक लिपि है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थीं: सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सीलों पर प्राप्त हुए। सील मतलब होता है पत्थर, वहाँ पत्थर पर लिखे हुए मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने जो हैं वो सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए। इससे संबंधित डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट या भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। सिंधु घाटी से संबंधित उन्होंने कहा है कि डिरिंजर महोदय ने कि सिंधु घाटी जो लिपि है वो ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट या भाव ध्वनि मूलक लिपि है। डिरिंजर महोदय का यह कथन है, इसको ध्यान रखें। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद हैं, जिनको यहाँ देखें आप। हंटर ने कहा है कि सिंधु घाटी जो लिपि की जो ध्वनियाँ हैं वो 253 हैं। लैग्डन ने 228 मानी है इनकी संख्या। गैड एवं स्मिथ ने इनकी संख्या 396 मानी है। आगे
खरोष्टी लिपि के चलते हैं अब इसमें। सिंधु घाटी लिपि के बारे में ये ध्यान रखें और जो जो बातें नोट करने लायक हों आप उनको नोट भी कर लें ताकि रिवीजन करते टाइम आसानी हो सके। सिंधु घाटी लिपि से संबंधित देखिए अब आगे। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने ये तो हो गया था ना हमारा, खरोष्टी लिपि करनी है। खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी, पंजाब के यूसुफजई जिला और मानसेरा पंजाब का हज़ारा जिला में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखें कि खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम रूप जो है अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेखों से हमें प्राप्त हुआ है खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना। इसको ध्यान में रखें, अगर नोट करना चाहें तो इसे नोट भी कर लें। खरोष्टी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों का अभिमत है। चीनी कोश फावांशुलीन ने कहा है कि खरोष्ट नामक व्यक्ति से खरोष्टी लिपि का आविष्कार हुआ है। चीनी कोश फावांशुलीन खरोष्ट नामक व्यक्ति से खरोष्टी लिपि का आविष्कार मानते हैं। डॉक्टर राजबली पांडे खर गधे के ओष्ठ के समान, जैसे गधे के ओठ जो होते हैं भद्दे होते हैं, उसी प्रकार क्या है खरोष्टी लिपि भी बहुत भद्दी है। उन्होंने इसलिए खर मतलब गधे के ओष्ठ के समान खरोष्टी लिपि को उससे निकला हुआ माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है कि खरोशोथ से खरोष्टी शब्द बना है। सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहती हैं कि खरोशोथ से खरोष्टी शब्द बना है, जो खरोष्टी लिपि के अंतर्गत हम उसको प्रयोग में लाते हैं। खरोष्टी लिपि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि खरोष्टी लिपि ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने कि खरोष्टी दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसमें 37 वर्ण, 5 स्वर और 11 व्यंजन होते हैं। ध्यान रखिए कि खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मी लिपि से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बड़वली गांव के शिलालेख में मिले। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिला, ठीक है, बस्ती जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहाँ के पिपराला के स्तूप में और अजमेर राजस्थान जिले के बड़वली गांव के शिलालेख में मिले। किसके? ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने। ध्यान रखें इसको। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में प्रमुख मत निम्नलिखित हैं, जिन्हें देख सकते हैं आप कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई है। ब्राह्मी लिपि से जो संबंधित जो मत हैं, जो अलग अलग मत हुए हैं, जिन्होंने विचार दिए हैं कि ब्राह्मी लिपि जो है कि इन चीज़ों से उत्पन्न हुई है ब्राह्मी लिपि। जैसे कि ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी लिपि, जिसको ब्रह्मा ने लिपिबद्ध किया है वो ब्राह्मी लिपि कहलाई, इसलिए कि ब्रह्मा ने करा है, उनके नाम के कारण ब्राह्मी लिपि कहलाई। ब्रह्म वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई, जो ब्रह्म का और वेदों की रक्षा के लिए जो बनाई गई, ठीक है, रक्षार्थ लिपि, इसलिए ब्राह्मी लिपि वो कहलाई है। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई, ब्राह्मणों ने इनका प्रयोग किया है इसलिए ब्राह्मी लिपि कहलाई है। चीनी विश्वकोश फासवान-सुलीन के अनुसार ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। एक चीनी विश्वकोश है फासवान-सुलीन के अनुसार जो है ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी लिपि कहलाई है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित हैं। एक मत क्या है? भारतीय लिपि है, और दूसरा मत क्या है? या विदेशी लिपि। 2 मत प्रचलित है, ठीक है, कि एक मत क्या कहता है कि यह भारतीय लिपि है ब्राह्मी, और दूसरा मत कहता है कि ब्राह्मी लिपि जो है वो विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई, इस वर्ग में अनेक मत प्रचलित हैं। इन्हें देखते हैं। जिन लोगों ने ब्राह्मी लिपि का
के संबंधित ये माना है कि ब्राह्मी लिपि जो है भारत से उत्पन्न हुई है। उनके समर्थन में कुछ विद्वानों ने बताया है, इन्हें देखिए यहाँ पर, एडवर्ड थॉमस ने बताया है कि मूल आविष्कार द्राविड़ थे, कि ब्राह्मी लिपि के जो मूल आविष्कारक थे वो द्रविड़ थे। जगत मोहन वर्मा ने बताया कि वैदिक चित्रलिपि से व्युत्पन्न है। जगत मोहन शर्मा के अनुसार ब्राह्मी लिपि जो है वैदिक चित्रलिपि से उत्पन्न है। श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार सिंधु घाटी लिपि में से विकसित है। डाउसन, कनिंघम, लसन, आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित है ब्राह्मी लिपि। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है। यहाँ पर 3-4 मत आपको बता देती हूँ मैं, ये ध्यान में रखें। एक तो ये भोलानाथ तिवारी का, और एक राजबली पांडे का, जगत मोहन का। इनको इंडियन है क्योंकि ये भारतीय हैं, इनके ध्यान रखें, इन्हें बिल्कुल भी ना भूलें आप, इनके मतों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति से संबंधित जो लोग इसे विदेशी मानते हैं उनके भी कुछ विचार हैं, इन्हें देखिए आप। डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, जेम्स पिंसेप और सोनार्ड ने यूनानी या फोंसी से उत्पन्न माना है। डॉक्टर वुलर, डॉक्टर डेविड ड्रीजन उत्तरी सामी से उत्पन्न मानते हैं ब्राह्मी लिपि को। टेलर, डिकेफ, कैनन दक्षिण सामी से उत्पन्न मानते हैं। वेबर, बेनफे, जेंसन फोनेशिये से उत्पन्न मानते हैं। आगे देखिए, प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर होते हैं। ये ध्यान रखें, ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर होते हैं, 9 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। अब ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे वाली, इसे बिल्कुल भी ना भूलें आप सभी। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार हुआ है। ब्राह्मी लिपि से दो शैलियों उत्पन्न हुई हैं, 2 शैलियाँ, एक दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न शैलियाँ हैं दक्षिण शैली और उत्तरी शैली। दक्षिण के जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियाँ जो हैं वो दक्षिण शैली से विकसित हुई हैं, और उत्तरी शैली से गुप्त लिपि जो 4वीं और 5वीं सदी में, गुप्त लिपि से फिर कुटिल लिपि, जिसे कुटिल लिपि को ही पहले सिद्ध मातृका बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको कुटिल लिपि के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में लास्ट ईयर टीजीटी में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। उत्तर शैली ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ, फिर कुटिल लिपि का विकास हुआ, उसके बाद देवनागरी लिपि। इससे पहले एक नागरी लिपि भी, देवनागरी से पहले नागरी लिपि भी आती है। नागरी लिपि और देवनागरी वैसे तो ये दोनों सेम ही होती हैं, बट फिर भी याद रखें देवनागरी से पहले नागरी फिर देवनागरी लिपि, ठीक है। और कुटिल लिपि से 2 लिपियों का विकास हुआ है, देवनागरी लिपि 9वीं सदी में और शारदा लिपि 10वीं सदी में। इसको ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने न्यून कोणीय लिपि का नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध है। देवनागरी लिपि, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें आगे। देवनागरी लिपि से इससे हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। देखो ध्यान रखें, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, फिर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत जो इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण पड़ा। आगे देखें, श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य से लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको छोड़ भी सकते हैं। ये याद रखें, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट
के द्वारा 7वीं-8वीं सदी में एक शिलालेख में हुआ। ये याद रखें, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट द्वारा 7वीं-8वीं में एक शिलालेख में हुआ। देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। इससे संबंधित में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरिक लिपि है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी में एक वर्ण के लिए, हर एक वर्ण के लिए क्या है? एक ध्वनि है। इसीलिए प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। सुधार से संबंधित ये भी ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य। देवनागरी लिपि ये पढ़ चुके हैं ना, सुधार से संबंधित। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही देवनागरी लिपि सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या किए गए थे? परिवर्तन किए गए थे। ये ध्यान रखिए कि सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में सुधार का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो देवनागरी लिपि में सुधार का प्रथम प्रयोग जो किया है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 1904 में। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आ की बाराखड़ी तो आप लोग जानते होंगे, जैसे आ ई, जिसमें का की के कु के कै को कौ ये होते हैं, जिसमें 12, हर एक का के लिए 12 जितनी भी मात्राएं होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें बाराखड़ी कहते हैं। तो किसने कराई? ये महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आकी बाराखड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया है। बाराखड़ी तैयार करने वाले कौन हैं? सावरकर बंधु हैं, ये याद रखें। सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखें। सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आ जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया है? तो नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में किया गया है। 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 में किया गया है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे। नागरी प्रचारिणी सभा ने सन 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बिल्कुल इसे नोट करें और ध्यान भी रखें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। कब किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? 31 जुलाई 1947 में। किसकी अध्यक्षता में? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई हैं तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर में लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद
उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया। लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन कब किया गया है? 28-29 नवंबर 1953 में। और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। याद रखें ये भी लाइन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कुछ परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव किसने दिया था? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा ये सुझाव दिया गया है। चलिए आज के लिए यहीं क्लास रखते हैं, यहीं छोड़ते हैं, वरना लंबी क्लास हो जाएगी। और आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जो अगर चैनल पर नए हैं तो साइड में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।